नमस्कार। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, गम की घड़ी भी जो खुशी से गुजार दे। इंडिया चाहता है कि 90 साल के दर्शक श्री के.एल. नारंग का लिखा हुआ ये शेर है, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से हमारे पास भेजा और एक गुजारिश की थी कि इसको आप अपने शो में ज़रूर पढ़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया नारंग साहब, इंडिया चाहता को को पसंद करने के लिए और हमारे शो में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ज़िंदगी दरअसल कितनी लंबी होगी कोई नहीं जानता, इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना प्यार, जितनी खुशियाँ बांट सके उतना बांट दें। ज़ुबान से जो भी निकले वो ऐसा निकले कि किसी का दिल ना दुखे, होना यही चाहिए। लेकिन कई बार कई लोग ज़ुबान पर काबू नहीं रख पाते हैं। कहीं ज़ुबान का बेकाबू होना मर्यादा को तोड़ता है तो कहीं उन्माद तक पैदा कर देता है, और एक बार बात बिगड़ती है तो बनने में बहुत वक्त लग जाता है। मैं सुमित अवस्थी हूं और आप इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर इंडिया चाहता है देख रहे हैं। लोग अपने जनप्रतिनिधि से शालीनता की उम्मीद करते हैं। लोगों को लगता है कि उनका नेता आदर्शों और मूल्यों में ही नहीं, अपनी जुबान से भी बेहतरीन हो। ऐसे में अगर किसी बड़े नेता की जुबान से बार बार मर्यादा टूटे तो इससे आप क्या कहिएगा। आज 97% इंडिया, जी हाँ 97% इंडिया यही जानना चाहता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद और एक महान राजनीतिक विरासत वाली मेनका गांधी के बिगड़ैल बोल क्या हैं, क्यों उन्होंने ऐसी बातें की जो आज वो विवादों में है। 1% लोग ये जानना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने की गुपकार ग्रुप की जिद क्या पीएम मोदी के संग बैठक का एजेंडा विफल कर सकती है। लेकिन हम आपको एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलाई क्यों है, वो एजेंडा क्या है। वहीं 1% लोग हिंदू से मुसलमान बने मौलवी के धर्मांतरण गैंग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, जो इस बुलेटिन में आप आगे देखने वाले हैं। आपके पसंदीदा न्यूज़ शो इंडिया चाहता है कि 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक खबर को 97% लोग देखना चाहते हो। आज बीजेपी सांसद मेनका गांधी के बिगड़ैल बोल वाली खबर को 97% लोग देखना चाहा है, और इसके लिए हजारों की तादाद में लोगों ने पोल किया है। दरअसल वेटनरी डॉक्टर यानी पशु चिकित्सकों ने मेनका गांधी के गाली गलौज वाले ऑडियो पर बेहद सख्त नाराजगी दिखाई है, और उनकी मांग है कि मेनका इस पर देश से और उनसे माफी मांगे। लेकिन मेनका गांधी अभी मौन हो चुकी हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट कि आखिरकार क्यों मेनका गांधी आज विवादों में है। डॉक्टर गुप्ता, मैंने लेकिन दोबारा भी करते हुए तुमने 4000 रुपए मांगे। तुम वेट 4 आने के 2 टके के लोग, दोनों दफा तुम्हारी वजह से समझ गए। ड्रिप पर तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? गुस्से से भरी ये आवाज सत्ताधारी पार्टी की सांसद मेनका गांधी की है। यह आरोप आगरा के एक वेटनरी डॉक्टर ने लगाया है। अफसोस ये है कि बातचीत के इन हिस्सों को हमें बीप करना पड़ रहा है। इस कथित ऑडियो में मेनका गांधी ने जो बोला है उसे सभ्य समाज गालियां कहता है, और एक खानदानी जनप्रतिनिधि के मुंह से इतनी भद्दी गालियां शोभा नहीं देती। तो मैं जो गलती से इसमें आया तो बाप वो जरूर होगा, किसी का ड्राइवर या मालिक। ये ऑडियो 21 जून का है, जब आगरा के वेटनरी डॉक्टर एलन गुप्ता को मेनका गांधी ने खुद फोन किया था। डॉक्टर गुप्ता ने 1 जून को एक कुत्ते की सर्जरी की थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि बस इसी बात को लेकर मेनका गांधी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहानी को समझने के लिए बातचीत का शुरुआती हिस्सा सुन लीजिए। आपने जो स्टिचेस लगाए 1 नहीं 2 दफा निकले। पहली दफा भी आपने पैसे निकले लिए 10, दूसरी दफा भी आपने 4000 रुपए नहीं, उसके बाद गिविंग यू वन ऑप्शन नाउ। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू डोंट शट अप यू जस्ट सी आई सेंड द पुलिस राइट नाउ एंड पिक यू अप। नहीं, उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे। डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं।
नहीं तो डॉक्टर नेहरू ने भी तो दोबारा टांके लगाए हैं उसमें। हाँ, दोबारा टांके लगाए हैं, बट हाँ। जो जब तक आपने बर्बाद कर दिया नहीं मैम, तब तक वो कुत्ता उसमें डॉक्टर गुप्ता। शटअप तो सिर्फ शुरुआत थी। डॉक्टर गुप्ता का आरोप है कि इसके बाद मेनका गांधी ने उनसे कुत्ते के इलाज में लगे 70,000 रुपए देने की मांग की। यही नहीं, एक के बाद एक धमकियां भी दी। सुनिए बातचीत का दूसरा हिस्सा। मैं यूपी बोर्ड, नहीं मैं मैडम, मैं यूपी बोर्ड का हूँ कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया। नहीं मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम, तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड का, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। इंग्लिश पर जी, जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया। नहीं मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ, मतलब ई कॉलर है। मैं कह रही हूँ तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए, एक नहीं 2 दफा, और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे। नहीं मैडम, मैंने यहाँ तक कि उन्होंने 2,000 रुपए केवल पे किए थे, मैंने उसमें से सामान दिया था पूरा। डॉक्टर जितनी दलीलें देते गए, मैडम का गुस्सा उतना ही आसमान पर जाता गया। बात धमकी पर आ गई। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशंस में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। मैडम मुझे मौका तो हाँ या ना? तुम वेट 4 आने के 2 टके के लोग। मेनका गांधी सांसद है और एक बार की नहीं कई बार की सांसद हैं। मेनका गांधी की जबान से इस तरह के बोल, इस तरह के शब्द, इस तरह के विचार कतई नहीं सुहाते हैं। कितना भी गुस्सा उनको आता हो, लेकिन शालीनता की भी एक मर्यादा होती है। हो सकता है कि डॉक्टर गुप्ता से कोई गलती हुई हो सकता है कि डॉक्टर गुप्ता से मेनका गांधी सांसद होने के नाते नाराज हो सकता है कि मेनका गांधी को उस कुत्ते से, उस पशु से काफ़ी ज़्यादा प्रेम हो। इसके बावजूद भी उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि वो किसी को फ़ोन करके इस तरह की भाषा में बात करें। कुछ शब्द इस कॉन्वर्सेशन में ऐसे थे जिनको हमको बीप करना पड़ा। हम वो शब्द नहीं सुना सकते हैं क्योंकि हम एक नियम कायदे से बंधे हुए हैं। मेनका गांधी की एक मजबूत राजनीतिक विरासत है। आज वो बीजेपी की सांसद हैं। इससे पहले वो कई बार केंद्रीय मंत्री रही हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार से हैं, उनकी बहू हैं। आज मेनका के पति और इंदिरा गांधी के बेटे स्वर्गीय संजय गांधी की पुण्यतिथि भी थी। संजय गांधी की आज ही के दिन 41 साल पहले विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब मेनका महज 24 वर्ष की थी और उनकी गोद में 1 साल का बेटा वरुण था। उस वक्त मेनका गांधी की सास इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी। मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा है कि मेनका की मौजूदगी से इंदिरा गांधी को चिढ़ होने लगी थी। एक बार इंदिरा गांधी ने खुशवंत सिंह से कहा कि आप मेनका को समझाइए कि वो ठीक से व्यवहार किया करें। खुशवंत सिंह ने लिखा है कि जब उन्होंने मेनका से बात की तो उनका अलग ही रोना था। मेनका ने खुशवंत सिंह से कहा कि उनके साथ पैरों की धूल के जैसा बर्ताव होता है। मेनका ने खींच में यह भी कहा कि इंदिरा गांधी एक पुरानी बोरी है, अ ओल्ड बैग। इंदिरा गांधी से मेनका के रिश्तों की तनातनी इतनी बढ़ी कि 1.5 साल के अंदर ही मेनका को प्रधानमंत्री आवास से बाहर कर दिया गया। मेनका उसके बाद विपक्षी राजनीति का हिस्सा बन गई। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वो बारी बारी से कई बार मंत्री बनी। मेनका गांधी 32 साल से संसदीय राजनीति में है, लेकिन उनकी जुबान अक्सर असंसदीय हो जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह के सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, वो बेहद दुखद है। डॉक्टर एलन गुप्ता का आरोप है कि वो मेनका गांधी के दबाव में 70,000 रुपए देने को जब तैयार नहीं हुए तो फिर मेनका गांधी उनके परिवार और प्रोफेशन तक पहुंच गई। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड रेट। मैडम मैं भी ऐसा नहीं, मैं एमबीबीएस हूँ मैम। जो गलती से इसमें आए तो बाप जरूर होगा किसी का ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं।
मैडम इसका मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब और तुमको आता भी कुछ है नहीं, तुमको आता भी कुछ नहीं, ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है, ना तुम किसी से सीखे हुए हो, ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है। एबीपी न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ऑडियो सही है या गलत, लेकिन पीड़ित डॉक्टर एलन गुप्ता अपने फोन में ये ऑडियो सुना रहे हैं। मेनका गांधी पर यह अकेला आरोप नहीं है। कुछ दिन पहले नोएडा के डॉक्टर विकास के साथ भी उनकी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। वो बातचीत भी एक कुत्ते के इलाज को लेकर थी। मेरे पास अटेंडेंट का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आप श्रीमती मेनका गांधी जी से बात कर लें। फिर मेरे पास जो कॉल आया, जब मैंने किया, मैंने 5 तारीख के आसपास, उसके बाद मेरे पास जो कॉल आया 21 तारीख को मेनका गांधी जी द्वारा कॉल आया। उस कॉल में उन्होंने मुझे बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे प्रोफेशन के बारे में अभद्र भाषा बोला, मेरे माँ बाप के बारे में अभद्र भाषा बोली और मेरे स्पेशलाइजेशन वेटरनरी पब्लिक हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद देश भर में वेटनरी डॉक्टर आज काला दिवस मना रहे हैं और मेनका गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। वेटनरी डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और बीजेपी अध्यक्ष से भी चिट्ठी लिखकर मेनका गांधी की शिकायत की है। श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार जो किया गया है उसकी कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही आज देश के समस्त पशु चिकित्सकों ने उस घटना के विरोध में यह निर्णय किया है कि समस्त पशु चिकित्सक अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। मेनका गांधी से जब इस मामले के बारे में एबीपी न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मेनका गांधी से आरोपों पर जब एबीपी न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं बोलना है। ऑडियो में डॉक्टर के साथ अभद्रता के आरोपों पर मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। जानवरों से प्यार अच्छा है, लेकिन ये प्यार अगर इंसानों पर भारी पड़ने लगे और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दे तो सोचना होगा कि क्या इंसान खुद जानवरों से बदतर हो जाएगा। कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? दरअसल आज सुबह जब मैं सो के उठा करीब 6 बजे के आसपास तो ट्विटर पर 2 चीज़ें ट्रेंड कर रही थी। पहला चीज़ थी #बॉयकॉट मेनका गांधी और दूसरा था मेनका गांधी माफ़ी मांगो। एक को 65.4 थाउजेंड यानी करीब 65,000 से ज़्यादा लोग उस पर ट्वीट कर चुके थे और दूसरे पर करीब 48,000 लोग ट्वीट कर चुके थे हैशटैग पर। और तब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मेनका गांधी के खिलाफ ये गुस्सा क्यों है। और फिर इन्वेस्टिगेट करते करते पता लगा कि देश भर के पशु चिकित्सक आज मेनका गांधी से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। इन लोगों ने मुहिम छेड़ी हुई है। इन लोगों ने प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े बड़े लोगों को चिट्ठियां लिखी हैं कि मेनका गांधी से कहिए कि वो पशु चिकित्सकों से माफ़ी मांगे। क्यों पशु चिकित्सक नाराज़ हैं, एक बार आपको फिर सुनवाते हैं वो टुकड़ा जहां पर किसी को भी आप तो माननीय सांसद हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए जो मर्यादा के दायरे के बाहर है, जो अशालीन हो जाती है। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड लोग। मैडम मैं भी ऐसा नहीं, मैं MBBS हूँ मैम। तो मैं क्या हो जो गलती से इसमें आए? तो बाप जरूर होगा किसी का, ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं। मैडम इसका मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब और तुमको आता भी कुछ है नहीं, तुमको आता भी कुछ नहीं, ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है, ना तुम किसी से सीखे हुए हो, ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है। किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर अगर कोई साधारण और गरीब परिवार से पैदा हुआ है तो क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता है? क्या उसके पास अधिकार नहीं है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके? और अगर वो होता है तो उसको इस तरीके से जलील किया जाए, ये और भी ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है, खासकर तब जब महिला सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सवाल है कि क्या देश में आबादी का संतुलन बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है?
उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण की साजिश खुलकर अब सामने आ रही है। आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए दी गई अर्जी में ऐसा ही दावा किया गया है। सूत्रों के हवाले से जो बातें निकलकर अब सामने आई हैं, उसके मुताबिक, ध्यान से देखिए इन ग्राफिक्स को, पकड़े तो अब तक महज 2 लोग गए हैं, लेकिन करीब 100 लोगों का ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क 14 राज्यों में फैला हुआ है। करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण ये लोग कर चुके हैं। ये लोग जिन्हें निशाना बनाते थे उसमें महिलाएं शामिल थी, उसमें दिव्यांग शामिल हैं, उसमें गरीब और लाचार लोग शामिल हैं और बेरोजगार लोग शामिल हैं। तो पैसे, नौकरी और शादी का लालच देकर इस तरह के वर्ग के लोगों को धर्मांतरण के लिए फुसलाया जाता था। यह आरोप है जिनका सच अब सामने आना बाकी है। लेकिन एटीएस, यूपी एटीएस का दावा है कि इसके लिए विदेश से फंडिंग आ रही थी और बाकायदा धर्मांतरण का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जा रहा था। साथ ही मुख्य आरोपी उमर गौतम की पुरानी तकरीर भी अब सामने आ गई है कि कैसे वो दूसरे धर्म के लोगों को, खासकर हिंदुओं को, मुसलमान बनाने में जुटा रहता था। मेरे दिल में 14-15 साल की उम्र में ये जज्बा कुदरती तौर पे अल्लाह के फजल से पैदा हुआ कि मैं अपने खालिक को, मालिक को, राजी को जानने की कोशिश करूं कि किसने मुझे दुनिया में भेजा है और क्यों भेजा है और मरने के बाद क्या होना है। इन तकरीरों के पीछे क्या साजिश थी? क्या धर्म परिवर्तन का कुछ और मकसद था? गुरुग्राम का मुन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, कानपुर का आदित्य गुप्ता उर्फ अब्दुल समद। मन्नू यादव और आदित्य गुप्ता ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन के रैकेट में फंसाया गया। कोर्ट के सामने पेश अर्जी में आरोप लगाया गया है कि रैकेट भारत में आबादी का संतुलन बदलने के मकसद से काम कर रहा था। मकसद यही है कि ऐसे लोगों की खिदमत की जाए जो ईमान लाते हैं, उसके बाद उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको मोरल सपोर्ट, उनको लीगल सपोर्ट, और ये बहुत ही अहम एक मैं समझता हूं कि ड्यूटी है जो हम सबको करना चाहिए। आरोप ये भी है कि आरोपियों के पास से धर्मांतरण से जुड़ा रजिस्टर मिला है। रजिस्टर और फोन से मिली जानकारी के आधार पर धर्म परिवर्तन किए गए लोगों का ब्यौरा सामने आना शुरू हो गया है। ये तो सिर्फ 28 लोगों की लिस्ट है। उमर गौतम और उसके सहयोगियों पर अब तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। जिस दिन ये खुलासा हुआ था, ये बात स्पष्ट की गई थी कि कुछ दस्तावेज हम लोगों को मिले हैं और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ये बात बताई गई थी कि 1000 सिक्के करीब या उससे कुछ ज़्यादा लोगों के धर्मांतरण कराए गए हैं। मौलाना उमर गौतम अपनी तकरीरों से लोगों को लुभाता था, लेकिन उमर और मुफ्ती काजी जहांगीर तो बस चेहरा, इनके पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। अब रिमांड पर लेकर इसी नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। हमारे गरीब या दिव्यांग बच्चे हैं या काफ़ी गरीब लोग हैं, उनको तरह तरह के प्रलोभन देके पैसे का, सरकारी नौकरी का या शादियों का, ये सब चीज़ें हथकंडे इस गैंग के द्वारा अपनाए गए हैं और एक सुनियोजित ढंग से इस तरह के धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई है। यूपी के धर्म परिवर्तन रैकेट में हुआ है बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार के बाल महिला कल्याण विभाग का एक कर्मचारी ही आरोपी मौलानाओं की कर रहा था मदद। आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही थी। ये बाहर से फंडिंग आई है, ये बात लगभग तय है, लेकिन कहां से फंडिंग आई है, कैसे आई है, क्या रूट अपनाया गया, क्या नियमों का उल्लंघन किया गया है, इस सब की जांच की जा रही है। बहुत जल्दी इस पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों से पूछताछ में लखनऊ के रहमान खेड़ा की अल हरम अकेडमी का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप है संस्था को विदेश से फंडिंग आती थी, जिसे वो इन लोगों को पहुंचा देते थे। हालांकि अकेडमी से जुड़े लोग इससे इंकार कर रहे हैं। मैं इस वक्त मलिहाबाद रोड पर खड़ा हूं, जहां आप ठीक मेरे बगल में देख सकते हैं कि अल हरम अकेडमी का बोर्ड लगा है और इसके ठीक बाईं ओर वो अकेडमी स्थित है, जिस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने विदेशों से पैसा लिया और फिर उसको इस्लामिक दवा सेंटर के खातों में ट्रांसफ़र किया। जांच एजेंसियों के हाथ में इस बात के पुख्ता सबूत भी लगे हैं, ऐसा हमें
पुलिस के सूत्रों ने बताया। काजी जहांगीर और उमर गौतम को जिनको पकड़ा गया, उसमें सुन तो लें पूरी बात, उनकी जो संस्था थी IDC, उसमें आपकी संस्था से फंड ट्रांसफर होता था? ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब जोड़ने से और ये सब आरोप लगाने से तो कोई ऐसी वो है नहीं। नहीं, आपकी संस्था को विदेशों से पैसा मिलता था? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फंडिंग का ISI कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। जांच में आरोप लगाया है कि न सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ बल्कि मूल धर्म के लिए लोगों के मन में नफरत भरी गई। लेकिन ये सभी पुलिस के आरोप हैं, जिन्हें अदालत में साबित किया जाना अभी बाकी है। आपको पता है 21 साल की उम्र तक हिंदू और फिर धर्म परिवर्तन करके मुसलमान अचानक बन जाना, यही कहानी है श्याम प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम बनने वाले इस शख्स की। उमर गौतम ने 19 साल की उम्र में शादी की थी, 21 साल की उम्र में धर्म बदल लिया और अब उस पर आरोप है कि वो धर्म का धंधेबाजी पर उतर आया था। हम आपको दिखाते हैं मौलाना उमर की ये पूरी कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। पुलिस की गिरफ्त में यह है मौलाना उमर गौतम। उमर गौतम और उसके साथी को यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS ने गरीब लाचार लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उमर गौतम का असली नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। फिर अपने धर्म परिवर्तन की कहानी को बेचकर वो दूसरों को भी ललचाने लगा। एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का, उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। धर्म परिवर्तन की कहानी का एक सिरा उत्तराखंड से जुड़ा है। 1982 में श्याम गौतम कृषि विज्ञान पढ़ने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय आया था। उसके साथ के छात्र अब प्रोफेसर बन गए। उस दौरान वो होनहार छात्र हुआ करता था। 83 में इन्होंने जो है BSc एग्रीकल्चर किया इस पंतनगर विश्वविद्यालय से। तो हम तो उनको SPS गौतम के ही नाम से जानते हैं, लेकिन बीच में ये भी हमको सूचना मिली थी कि उन्होंने जो है इस तरह से जो है ना अपना धर्मांतरण कर दिया है। 1983 में पड़ोस के मुस्लिम साथी के प्रभाव में आकर गौतम ने धर्म बदल लिया और उमर गौतम बन गया, जिसके बाद उसके परिवार ने उससे संबंध तोड़ लिया। कारण तो कुछ नहीं बता सकते, किसी भाई कुछ मौलवियों के चक्कर में आए होंगे, बस यही हुआ कि किसी ने ब्रेन वॉश किया, उनका चले गया। वो इन्होंने शायद सुनते हैं कहानी कि भाई घर में भी माँ बाप ने उनका विरोध किया काफ़ी, लेकिन किसी की नहीं सुनी जब उनके दिमाग साफ हो चुका था। उमर गौतम की कहानी का दूसरा सिरा फतेहपुर के थरियाव इलाके से जुड़ा है। उसके पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है। 6 भाइयों में चौथे नंबर का था श्याम उर्फ उमर। परिवार उमर की खबर सुनने के बाद शर्मिंदा महसूस कर रहा है। तो कब से यहाँ पे नहीं आए हैं? अरे उनका हो गया करीब नहीं 82, वही 80 से कोई मतलब नहीं। 1982 में यहीं उसकी शादी भी हुई। पत्नी को भी उमर ने शादी के बाद मुस्लिम बना लिया। पड़ोस के लोगों के पास उमर के पुराने दिनों की खूब यादें। मुस्लिम धर्म क्यों अपना लिया? क्योंकि ये हिंदू धर्म से थे। सही पे हम नहीं मालूम, हम लोगों को पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद वही सब अपना लिए, ये सुना जाता है। कहाँ पढ़ते थे? वही दिल्ली में नैनीताल में बता रहे पढ़े रहे पहले, दिल्ली हो गए। गांव कब से छोड़ दिया था उन्होंने? गांव तो बहुत पहले हम लोग नहीं देखा, बहुत पहले काफी दिन हो गए। अभी 1-2 साल पहले आए थे तो ऐसे रास्ते जा रहे थे, तभी पता लगा कि यही है उमर का नेचर कैसा रहा गांव के अंदर? कभी आना यहाँ आते थे सबसे मिलते, कोई मतलब उस तरह का नहीं है। एक हमारे श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ मोहम्मद उमर गौतम की तकरीरों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और हर वीडियो में वो अपने धर्म परिवर्तन की कहानी बयां करता नजर आता है। वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती थी, इनकार्नेशन की, पुनर्जन्म की बात होती थी, जो मेरी दूर दूर तक समझ में नहीं आती थी। और इस्लाम मीन्स टू सरेंडर वन सेल्फ टुवर्ड्स द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह।
तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। बात सिर्फ विचारों की नहीं है, आरोप है न सिर्फ बहला फुसला कर बल्कि लालच देकर और कई बार डरा धमका कर लोगों का धर्म परिवर्तन उमर करा रहा था। ये लोग महिलाओं, विकलांग और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने पर खास जोर देते थे और इस वजह से अब उमर गौतम कानून के शिकंजे में है। पुरानी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान आज अपनी आतंकवादी कारस्तानियों का अंजाम भुगत रहा है। उसने आतंक का बबूल बोया, आज उसके कांटे उसी के लोगों को चुभ रहे हैं। आज लाहौर में एक भयंकर बम धमाका हुआ। वो धमाका अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर हुआ। अब इस पर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने किए का फल भोगने लगा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त बम धमाका था और अभी तक ये साफ नहीं है कि ये क्यों किया, किसने किया और क्या उद्देश्य था। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान ने ये धमाका खुद अपने ऊपर करवाया है, भारत को बदनाम करने के लिए। गाड़ियों के उड़े परखच्चे, जमीन में 4 फीट तक गड्ढे, चटक गई घरों की खिड़कियों के शीशे। आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका, पाकिस्तान के लाहौर में धमाका। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यही हाल पाकिस्तान और उसके आतंकी आका हाफिज सईद का हो रहा है। आज दोपहर पाकिस्तान के लाहौर में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई पड़ रही होगी और जिसकी धमक से हाफिज सईद का कलेजा कांप रहा होगा। लाहौर के जौहर टाउन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी में धमाका उस जगह पर हुआ जहां लोगों का आशियाना है और उसके बगल में कुछ दूरी पर ही कारोबार वाले दफ्तर भी। ये धमाका जिस इमारत में हुआ, आरोपी उसी इमारत में रहता था और जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी भी उसी शख्स की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि वो धमाका मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुआ। हिंदुस्तान में कई बार ऐसे आतंकी हमले करा चुका है हाफिज सईद, लेकिन उसकी आतंकी हरकतों पर लगाम कसने की जगह पाकिस्तान ने उसको खुली छूट दे रखी है। वो धमाकों से अपने आतंक की हिफाजत करना चाहता था। आज धमाके से उसके घर के अगल बगल का हुलिया बदल गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की उस लहूलुहान सोच का क्या कीजिएगा जो हाफिज सईद जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी के इशारे पर चलती है। धमाका बाजार वाले इलाके में हुआ। पाकिस्तानी मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक ये धमाका एक कार में हुआ, लेकिन वास्तव में ये धमाका पाकिस्तान में फैले आतंकवाद की छाती पर हुआ है, जो एक संदेश है। जब तक पाकिस्तान नफरत के प्रोफेसर हाफिज सईद जैसे लोगों से मुक्ति नहीं पाएगा, तब तक वो देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। तो आपने देखा कि आतंकी हमला हाफिज सईद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर हुआ। हाफिज सईद का वो घर ही आतंक का एक अड्डा है। हाफिज सईद अपने लाहौर वाले घर से ही आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था। एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी, टेरर फंडिंग का गुनहगार और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जब 10 साल कैद की सजा सुनाई गई तो पाकिस्तान की सरकार ने उसको जेल नहीं पहुंचाया, बल्कि चुपके से उसे जेल से निकालकर लाहौर वाले इसी घर में पहुंचा दिया। अक्टूबर 2019 में इसी घर में हाफिज ने लश्कर के जिहाद विंग के सरगना ज़कीउर रहमान लखवी से मुलाकात की थी और इसी घर से आतंकवादी हाफिज सईद टेरर फंडिंग का काम करता था, जिसकी फांस आज पाकिस्तान के गले में पड़ गई है। और इसी घर से हाफिज सईद कश्मीर में आतंकवादी हमलों की साजिश भी रचता था, ऐसा की जानकारी तमाम सूत्र दे रहे हैं। लेकिन हाफिज सईद का यह आतंक पाकिस्तान को नहीं दिखता। इस बीच सरकारी सूत्रों से हमें जो पता चला है उसमें भारत का ये मानना है कि ये धमाका पाकिस्तान ने खुद अपने ऊपर करवाया है और इरादा है भारत पर इल्ज़ाम लगाने का। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर सकता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को उसको आतंक का मारा समझ ले और उसको ब्लैक लिस्टेड ना करे। लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान की यह साजिश और चाल कामयाब होने वाली है। वैसे जानकार मानते हैं कि यह हमला पाकिस्तान में तमाम आतंकी गुटों की आपसी लड़ाई का भी अंजाम हो सकता है। ये सिर्फ धमाका नहीं है, धमाके से निकले ये संदेश है। अभी जल्दी होगा कहना कि किसने किया। बहरहाल ये बात तो तय है कि एक आतंकवादी
हमला था, और दूसरी बात ये भी तय है कि ये हाफिज सईद को वार्निंग शॉट है। ऐसा संदेश जो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में गया है। संदेश है कि पाकिस्तान को अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही होगी। सामने आ रहा है कि धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मामले की जांच सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है, यानी पाकिस्तान इसमें आतंकी संगठन का हाथ मान रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तबाही आतंकियों के आपसी सिर्फ टवल की वजह से हुई? जांच में सामने आ रहा है कि कार को एक पिकेट के सामने रुकना पड़ा, वरना कार सीधे हाफिज सईद के घर तक पहुंच जाती। हालांकि हाफिज सईद इन दिनों घर पर नहीं, जेल में बंद। इसी के बाद सवाल पूछा जा रहा है, क्या धमाके का मकसद सुर्खियां बनाना था या हाफिज सईद को मारना? हाफिज सईद की काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, काफ़ी एजेड हो चुके हैं, और बहुत समय से वो सीन पे नहीं है, सामने नहीं है, बल्कि रिमोट कंट्रोल से संस्था को चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी लश्कर तैयबा में जो है, ख़ास तौर से उनके यहाँ यंगर जो लीडरशिप है, जो कमांडर लेवल की जो है, उसमें काफ़ी रेजिमेंट नजर आता है। पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो उसका आरोप भारत पर लगा ही दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ये भी जानता है कि आतंकवाद का राक्षस खुद उसी का खड़ा किया हुआ है। सवाल ये है, क्या उसके खड़े किए गए आतंकी ही उसके खिलाफ हो गए हैं, या पाकिस्तान ने अपने को पीड़ित दिखाने के लिए खुद ही धमाका करा दिया है? ये हमला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ही कराया गया है, और इस हमले को करा करके पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वहाँ की सरकार अपने आप को एफएटीएफ के किसी सीवियर एक्शन से बचाना चाहती है। पाकिस्तान की सरकार विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश कर सकती है। इन दिनों पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ाने की कोशिशों में लगा है, और ऐसे में क्या ये अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के दुश्मनों का काम है? लेकिन कुल मिलाकर ये मुसीबत उसकी खड़ी की हुई है, जिसकी सजा उसके निर्दोष नागरिकों को भुगतनी पड़ रही है। पाकिस्तान से अपना घर नहीं संभलता, लेकिन कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने का मौका वो छोड़ता भी नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने पर इमरान खान कश्मीर का रोना दुनिया भर में रोते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। आज कश्मीर पटरी पर लौट रहा है, वहाँ पर शांति दिखाई दे रही है। वहाँ के नेताओं को अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है, न्योता दे दिया है। इस बातचीत में रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश सरकार करेगी। साथ ही सबको साथ लेकर कश्मीर का एक नया रोड मैप तैयार करने पर भी सरकार अपनी कोशिश करती रहना चाहती है। इसी पर आइए देखते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर चली इस लड़ाई में कश्मीर के राजनीतिक दल और केंद्र की सरकार आमने सामने आ गई थी, लेकिन कल जब ये नेता प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो उम्मीद कीजिए कि रिश्तों में जमी बर्फ भी पिघलेगी और जम्मू कश्मीर के लिए नया रास्ता भी निकलेगा। बैठक से पहले इस बात की चर्चा तेज है कि कल अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा उछलेगा, लेकिन एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम आपको इस बैठक का एजेंडा बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बैठक के पीछे प्रधानमंत्री की सोच आखिर क्या है। प्रधानमंत्री इस बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास के एजेंडे को सामने रखेंगे। विधानसभा चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग पर आम सहमति बनाने की भी कोशिश होगी। कश्मीरी नेताओं के साथ जमीनी हकीकत और भविष्य की रूपरेखा का खाका खींचना भी पीएम के एजेंडे में होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली जैसे कश्मीरी नेताओं के मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की होने वाली बैठक का पूरा एजेंडा एबीपी न्यूज के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक इसलिए बुला रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार दी जा सके। तमाम राजनीतिक दलों के नेता चाहे जो भी मुद्दे उठाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का फोकस साफ है और वो है जम्मू कश्मीर के भविष्य की रूपरेखा का खाका खींचना।
भले ही सरकार अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए है, लेकिन कश्मीर के नेताओं ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो इन मुद्दों को बैठक में जरूर उठाएंगे। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। रही बात वहाँ एजेंडा क्या होगा, तो उसके लिए तो लीडर तो ऑलवेज तैयार होते हैं, और जब सीनियर लीडर्स का भी एक राय आता है तो उसके बाद थोड़ा और क्वालिफाई हो जाता है आदमी पार्टी लाइन के हिसाब से, वो हम वहाँ रखेंगे जब वहाँ एजेंडा सामने आएगा। हमारे पहले डोगरा महाराजा थे, 1846 में जम्मू कश्मीर की बुनियाद डाली थी, उसको रिस्टोर करो, उसके बाद फॉरेन इलेक्शन करो, और इलेक्शन करवाने के बाद आपको एक ही रास्ता है कि डिलिमिटेशन करो। प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में कई वो बड़े नाम भी शामिल हो रहे हैं जो अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद काफी वक्त तक नजरबंद रहे थे। हालांकि वो लगातार अनुच्छेद 370 के खात्मे का विरोध करते रहे थे, लेकिन ये वो पहला मौका है जब वो प्रधानमंत्री से इस तरह की बैठक में आमने सामने होंगे और अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकेंगे। केंद्र सरकार बहुत पहले ये बैठक आयोजित करना चाहती थी, लेकिन कोरोना के चलते ये संभव नहीं हो पाई। अब सवाल ये है कि केंद्र के खुले दरवाजे और दिल पर क्या कश्मीर के नेता दस्तक देंगे या फिर अपना पुराना राग ही अलापते रहेंगे और बातचीत कहीं नहीं पहुंचेगी। चलिए, फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि 21 जून से आज तक यानी 3 दिनों में 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन देश भर में लग चुकी है। रिकॉर्ड बना है 2 करोड़ से ज़्यादा। फिर भी इस कोरोना काल में खुद को महफूज रखने के लिए आपको मास्क लगाना है। वैक्सीन लगा चुके हैं तो भी लगाना है, और वो मास्क अच्छे से पहनना होगा। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए, आपका मास्क आपके चेहरे से नीचे नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऊपर होना चाहिए। आपकी नाक उस पर ढकी रहनी चाहिए, आपका मुंह उस पर ढका रहना चाहिए। खुद मास्क पहनिए और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित कीजिए। एबीपी न्यूज़ इसके लिए पिछले 2.5 महीने से लगातार मास्क अप इंडिया नाम की मुहिम चला रहा है। हमारी कोशिश है आप सबको प्रेरित करें कि आप मास्क पहन कर रखें। मास्क पहनी हुई सेल्फी लें, वो सेल्फी आप एबीपी न्यूज़ को ट्विटर पर भेजें, और आप जैसे तमाम लोग जो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं उनकी तस्वीरें रोज़ रात इंडिया चाहता है में हम आपको दिखाते हैं और देशवासियों को दिखाते हैं। मकसद सिर्फ साफ है, इन लोगों ने मास्क पहनना प्रण कर लिया है, बाकी हिंदुस्तान के लोग कब मास्क को अपनाएंगे। हम आपकी तस्वीरों के जरिए हिंदुस्तान को मोटिवेट कर रहे हैं कि मास्क पहन कर रखिए, तभी आप तीसरी वेव को, तीसरी लहर को रोक पाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। और अब बात करते हैं उस शब्द की जो मैंने आज सुबह ट्विटर पर पोस्ट किया, और वो शब्द है पल। 2 चुने हुए संदेशों में पहला संदेश SK मिश्रा का है। ऐसे जियो कि अपने माँ बाप को पसंद आ सको, दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगला संदेश मुर्तुज़ा का है और वो लिखते हैं, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उसके मिला जिसे मुकद्दर नहीं मिलता। पल यानी समय का वो छोटा सा हिस्सा जो कब आता और कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वो पल गुजरते जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी लंबी हो या छोटी, उसे यादगार से छोटे छोटे पल ही बनाते हैं। और वो पल जो आप अपनों के साथ गुजारते हैं, वो पल जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुकाम लाते हैं, वो पल जिनके बार बार लौट आने की ख्वाहिश इंसान करता है। ऐसे छोटे छोटे पलों से मिलकर ही तो बनती है ज़िंदगी की ये खूबसूरत कहानी। ज़िंदगी के इसी सफ़र में मिलता है कोई ऐसा भी जो दिल के इतना करीब होता है कि हर पल उसका हो जाता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।